ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा खतरनाक होता है या ब्लड प्रेशर लो ज़्यादा खतरनाक होता है? हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में नालियां आगे से इतनी सख्त होंगी कि दिल को ज्यादा काम करके एग्जॉस्ट हो जाएगा। सर दर्द सबसे ज्यादा, गर्दन के पट्टे खिंच जाते हैं, आंखों पे बोझ रहता है, वो हालत हो जाती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर हाई हो 160-70 पे ब्लड प्रेशर ने जो आपके दिल के साथ करना है ना, वो सीधा सीधा। ये जो हम डेली एक टेबलेट ले रहे हैं बीपी की वजह से, तो वो हमारे बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करते? कोई भी बंदा लगातार ये गोली खाता है, उसके साइड इफेक्ट सबसे पहले ये गोली शुगर करवा सकती है, दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड हाई करती है, तीसरे नंबर पे क्या स्वेयर केसेस देखे हैं कि जिन्होंने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई और उन्हें बहुत स्वेरिटी का सामना करना पड़ा? ब्रेन हेमरेज, फालज, दिमाग की नाली रप्चर हो गई, इतना प्रेशराइज हुई है कि वो फट गई। इससे भी ज्यादा आपको एक खतरे वाली बात बताऊं, जब दिल काम नहीं कर रहा होता तो वो पानी पिपड़ों में आ जाता, सांस ही नहीं आता बंदे। हमारे किचन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर जिनको हम यूज़ करें तो हम अपने बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको ये बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं कि जिन्हें आपने खुद नोटिस करना है कि अगर आपकी बॉडी में ये चेंजेस आना स्टार्ट हो गई हैं तो आप अवेयर हो जाएं, आप अलर्ट हो जाएं कि कहीं आप बीपी पेशेंट तो नहीं बनने वाले। तो इस पॉडकास्ट को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसी पॉडकास्ट में आपको मेडिकली इसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज किस तरह रख सकते हैं, और आपके किचन से भी 2 से 3 चीज़ें ऐसी ज़बरदस्त बताई जाएंगी इसी पॉडकास्ट के एंड पे कि अगर आप वो यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो आपका ब्लड प्रेशर घर बैठे ही ठीक हो सकता है। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। डिफरेंट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जिनसे हम ओपिनियंस लेते हैं, ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन हल बताते हैं कि जिससे आप घर बैठ के अपने हेल्थ वाइज इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें और उनको ट्रीट कर सकें। अगर तो आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है और आप चाहते हैं कि हम हेल्थ वाइज आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करें, एड्रेस करें, तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर में वो ब्लड प्रेशर बहुत से लोगों का मसला है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये मसला होता क्यों है। वजह क्या बनती है कि ब्लड प्रेशर पहले हम सुनते थे कि सिर्फ बुजुर्गों में या फादर को होता था, मदर को होता था, लेकिन अब जो है यंगस्टर्स में भी ये बहुत कॉमन होता जा रहा है बीपी हाई का इशू। तो मुझे बताएं ये होता क्यों है, वजह क्या बनती है? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये आप समझ लें कि जेंसीज के लिए आपने क्वेश्चन किया है कि जेंसीज क्यों ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। वो तो हमारी अभी वो नस्ल है जो कि अभी टीनेज में है, 20-25 साल की है, और उसके बाद मेरा ख्याल है अब जेन अल्फा है, और अब मेरा ख्याल 2025 से जेन बीटा भी है। तो इनको क्यों ब्लड प्रेशर हो रहा है इनको ब्लड प्रेशर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनको पढ़ाते बहुत हैं। आप कहते हैं compete करें, हर चीज़ में मुकाबला करें। इतना जितना मुकाबला हमने क्रिएट कर दिया है, मुकाबले का इम्तिहान, इतनी तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितने मुकाबले हो गए हुए हैं। तो एक तो मेरा ख्याल है कि सेंस ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जिसकी वजह से उनका ना, इस कंपटीशन की वजह से दे आर ऑलवेज बर्न आउट। हर वक्त वो स्ट्रेस में रहते हैं। उसी स्ट्रेस की वजह से वो बेचारे फिर पैनिक करते हैं बार बार, क्योंकि एक पूरी लाइफ उन्हें आगे नज़र आती है कि भाई क्यों, अगर ये इम्तिहान पास ना हुआ, या ये इस जगह पे शादी ना हुई, या ये काम ना हुआ, तो जो कोई भी उनकी अचीवमेंट्स हैं वो उस चीज़ को लेके इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और उनको क्योंकि ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो जिसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो उसको अवेल करने की कोशिश करता है। नहीं, और जब अवेल होती तो फिर उसकी बॉडी अंदर से इतनी स्ट्रेस आउट हो जाती है कि उसको ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है, उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, उसका कॉर्टिसोल से फिर उसकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, उन्हीं तंग नालियों से फिर जब खून गुजरता है तो उसका प्रेशर हाई हो जाता है। सो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि यंग जनरेशन में तो सबसे बड़ी रीज़न यही है। हम अपने कॉर्टिसोल लेवल को, जो जितना भी स्ट्रेस हम लेते हैं, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली मतलब बॉडी में बनता कैसे है, इसकी क्या फिजियोलॉजी है, हमें कैसे समझ में आएगा कि भाई ब्लड प्रेशर का मसला जो है ना वो बॉडी में इस तरह बनना स्टार्ट हो जाता है। एक नॉर्मल वेसल है जिसे शरेआन बोलते हैं, उसमें आम रूटीन से कोई रुकावट नहीं होती, और उसमें ब्लड आराम से नॉर्मल फ्लो के साथ गुजर जाता है। वो लेट्स सपोज एक डायमीटर है, उस डायमीटर की एक वेसल से गुजरता है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 2 mm की डायमीटर है उसका। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी बंदा स्ट्रेस में आता है, उसी वेसल का, उसी शरेआन का
जो डायामीटर है वो कम हो जाता है, वो नाली खून की सिकुड़ जाती है। वो जो पहले 2 एमएम की थी, मैं समझाने के लिए ये जस्ट 2 एमएम बोल रहा हूँ, वो हो सकता है 1.5 एमएम हो जाए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो बहुत ये भी हो सकता है कि वो 1 एमएम की हो जाए। अब आधा साइज़ अगर हो जाए उसी पाइप का और उसमें से ब्लड ने गुज़रना हो, तो फिर यकीनन उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये है इसकी फ़िज़ियोलॉजी कि नॉर्मल जो डायमीटर है, जो एक आम बंदे का रिलैक्स होने का होता है, तो उसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, गलत डाइट की वजह से, कम नींद की वजह से, बहुत ज़्यादा गेमिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं और ओवरऑल नींद सुबह दिन रात का कोई फ़र्क नहीं करते। हालाँकि रात की नींद जेनुइनली आपकी ब्लड प्रेशर को बहुत रिलैक्स करती है, आपकी बॉडी को रिपेयर करती है। जब ये चीज़ें मिस हो जाती हैं ना लाइफ में, तो फिर ब्लड प्रेशर तो तैयार बैठा हुआ है आने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जैसे आप एक बात कह रहे हैं कि स्ट्रेस इज़ द मेजर रीज़न कि हुँ, आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है और स्ट्रेस की वजह से हमारी जितनी भी ये ब्लड वेसल्स होती है वो जब टाइट हो जाती हैं उसमें ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है जिसे हम ब्लड प्रेशर बाद में कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर की डिज़ीज़ होना, हुँ। ये सिर्फ़ इसके पीछे फैक्टर स्ट्रेस ही है या इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं? मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये एक मोस्ट कॉमन तो ख़ैर सबसे ज़्यादा जो कॉमन है उसकी कोई अभी तक आइडेंटिफ़ाई नहीं है। जो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर की रीज़न है जिसे हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब उसमें कोई कॉज़ नहीं है, इट्स इडियोपैथिक, अभी तक उसकी कोई कॉज़ नहीं। जो हमारे पास चंद फैक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं, उसमें हुँ, स्ट्रेस मोस्ट कॉमन है। स्लीप डेप्रिवेशन हुँ, दूसरा मोस्ट कॉमन है। एक बंदा जो सो ही 4-5 घंटे रहे, 6 घंटे रहे। आप देख लें गार्ड्स जितने भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। जो लोग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये क्योंकि हर वक़्त इनको फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, उस सपोर्ट ना होने की वजह से वो काम भी करते रहते हैं बेचारे और उसी काम में ही वो अपने थक-हार के सो जाते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें स्ट्रेस, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम और ओवरऑल मैं अब आपको ना एक बड़ी मज़े की यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ। एक चीज़ मैं लिंक करने लगा हूँ यहाँ पे। एक लव हार्मोन होता है, जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये हमारे अंदर तब ज़्यादा रिलीज़ होता है जब हमारे इर्द-गिर्द माँ-बाप, बहन-भाई, बीवी-बच्चे जिनके पास आप होते हैं तो आप खुश होते हैं। ये लव हार्मोन निकलता है। ये लव हार्मोन आपकी खुश रहने की इस सलाहियत को बढ़ा देता है और जब आपका ये बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी ओवरऑल रिलैक्स होती है, काम होती है, उसको टेंशन नहीं होती और उसके नतीजे में आप ब्लड प्रेशर से बचे रहते हैं। सो आप ये देखें कि आप अपने अगर लव्ड वन्स के साथ हैं, तो आप ओवरऑल कितनी बीमारियों से बचे हुए हैं। हालाँकि बीमारियाँ देते भी वही हैं, लेकिन बचता भी इंसान वहीं से ही है। तो इसी तरह एक और हार्मोन है, जिसे कहते हैं हैप्पी हार्मोन और वो है हमारा सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन आता है सनलाइट से, वॉक एक्सरसाइज से। अब हमारी लाइफ से ये चीज़ें क्योंकि निकलती जा रही हैं या मेरा ख़्याल है ओवरऑल हमारे पास ये चीज़ें वैसे ही कम थी। वॉक का हमें इतना ज़्यादा एक्सरसाइज का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। हालाँकि बहुत ज़्यादा फ़ोकस होती है, बहुत ज़्यादा शोज़ में ये बात होती है कि आप आधा घंटा, 1 घंटा खुद को ज़रूर दें, क्योंकि उससे आपका हैप्पी हार्मोन निकलेगा, सेरोटोनिन निकलेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। अगर कॉर्टिसोल निकल रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए आपको स्ट्रेस हार्मोन्स को निमटने वाले जो हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, वो चाहिए ना, वही इसको काउंटर करेंगे कॉर्टिसोल को। सो असल मसला इनका कम होना और इसका बढ़ना है। अगर ये भी बढ़ जाएँ, अब हमारे खुश रखने वाले हार्मोन सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, तो फिर कॉर्टिसोल इतना डैमेज नहीं करता, इतना नुकसान नहीं पहुँचाता। सो मेरा ख़्याल है खुश रहने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। खुश रहना फितरत। अच्छा एक और बात भी है यहाँ पे, लोग ना पता नहीं शायद कहते हैं कोई बहुत बड़ी बात होगी तो हम हँसेंगे या हम खुश होंगे। मेरा ख़्याल है खुशी को हर वक़्त ढूँढते रहना चाहिए। छोटी-छोटी बात को सेलिब्रेट करना चाहिए।
अपने इर्द गिर्द जितने भी मौके हैं, इन सब चीज़ों को हमें खुद अपनी खुशी की तरफ लेके आना चाहिए। अगर आप इतना अपनी बॉडी को मैसेज भी दे देती हैं ना कि मैं खुश हूँ, तो आपकी बॉडी इसको पॉजिटिव परसीव करती है और आप खुश होते हैं। अगर आप चेहरे से स्माइल भी करते हैं ना, तो यही स्माइल भी आपको ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे आप खुश रहते हैं। इवन हग करने से आप खुश होते हैं। ये छोटे-छोटे जो एक्ट हैं, कोई आपको हँस के मिल रहे, कोई आपकी छोटी-सी तारीफ़ कर दे, कोई आपको थपकी दे दे, इन सारी चीज़ों से आप खुश रहते हैं। ये खुशी कम होती है, तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। प्रॉब्लम स्ट्रेस से ज़्यादा खुशी वाले हार्मोन की कमी की है। मैं ये फ़ोकस करूँगा कि इसको कम करने की बजाय इसको बढ़ाएँ, खुश रहना सीखें, खुश रहने की कोशिश करें, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि हम बीपी की बात कर रहे हैं, बीपी हाई क्या इटसेल्फ एक बड़ी बीमारी है या किसी बीमारी की वजह से ये सिम्पटम ज़ाहिर होता है? खुद भी ये एक बहुत बड़ी बीमारी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों का एक छोटा-सा पार्ट भी होता है। मैं आपको कुछ 2-4 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जो लोग गुर्दों के पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस पे होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है किडनी की वजह से। हुँ, जैसा कि अब कुछ लोग हैं मोटे हैं, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके नमकियात को जज़्ब ज़्यादा करती है। उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है मोटापे की वजह से। तो असल बीमारी उनका मोटापा है, ब्लड प्रेशर उसका एक छोटा पार्ट है। इसी तरह पहले केस में असल बीमारी गुर्दों की है, ब्लड प्रेशर उसका छोटा-सा पार्ट है। इसी तरह कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये खून की नालियों को तंग करता है, हुँ, जिसके नतीजे में उनको ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है। तो अब असल बीमारी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल उसका पार्ट है। ठीक है। अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसमें शुगर होती है, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को शुगर के साथ-साथ ब्लड प्रेशर भी होता है, क्योंकि पीछे जो पैथोलॉजी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगी, तो ब्लड प्रेशर उस टाइम पे असल प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस की है, ब्लड प्रेशर उसका एक छोटा-सा पार्ट है। सो बहुत सारे केसेस में अकेला ब्लड प्रेशर होता है और बहुत सारे केसेस में ये बहुत बड़ी बीमारियों का एक छोटा-सा पार्ट भी हो सकता है, मिक्स है। तो ब्लड प्रेशर जो है ये आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी आगे आ रहा होता है कि लाइक अगर दादा को था तो बाप को होगा, बाप को था तो बेटे को होगा, इस तरह भी चल रहा होता है बीपी? अच्छा, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, एक कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसका एक एलिमेंट फ़ैमिलियल हो सकता है कि वो फैमिलीज़ में रन करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं कि खून की नालियों का सख्त हो जाना और उनमें कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, ये फैमिली में आ सकता है और उस वजह से फैमिली में ब्लड प्रेशर बिल्कुल आ जाता है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्रीड हूँ कि फैमिली हिस्ट्री अगर ब्लड प्रेशर की हो, तो वो उसमें एक प्लस होता है कि फैमिली में जो आगे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका लाइफ़स्टाइल ठीक होगा, तो वो इससे बच भी सकते हैं। मतलब लाइफ़स्टाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बचने के लिए हमें सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ़स्टाइल है। आप लाइफ़स्टाइल के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते आप। हुँ, आप समझें कि ये जवानी है जो आपको बचा लेती है बड़े-बड़े ट्रॉमा से। अदरवाइज़ तो बंदा 40 के बाद ऐसा गिरता है कि संभल नहीं सकता। अगर किसी का लाइफ़स्टाइल नहीं ठीक, तो वो 40 के बाद समझें कि वो या तो दवाइयों के बल पे है या डॉक्टरों के बल पे है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। अब आप मुझसे पूछेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या वो जो बीमा पॉलिसी है? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस है आपके मसल्स। हुँ, जिस इंसान की जितने ज़्यादा मसल्स होंगे, वही उसकी इंश्योरेंस है और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आएगी, जिम करने से आएगी। आधा घंटा जो इंसान खुद को नहीं दे सकता, वो 23.5 घंटे में क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता वो। जिसने अपनी ज़ात को आधा घंटा नहीं दिया या 1 घंटा नहीं दिया, वो 23 घंटे भी उसके बाद में फिर ऐसे ही टाइम आज दे दें या ये बीमारियाँ खुद ही वो टाइम अपना ले लेंगी बाद में, कोटा पूरा हो जाता है। आज कर लें तो फ़ायदा हो जाएगा, खुद कर लें। मसलन एक बंदा आज नहीं वॉक कर रहा है, 40 साल उसकी एज हो गई है,
उसके बाद ऐसी बीमारियां आएंगी कि हर डॉक्टर हर बीमारी हर जगह पे उसे यही कहेगा आप फिटनेस की तरफ जाएं, फिटनेस की तरफ जाएं, पेट कम करें, तोंद कम करें, चर्बी कम करें, वज़न कम करें, फलां चीज़ कम करें, फलां। फिर ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। अगर आज खुशी खुशी कर लेंगे तो बाद में भी खुशी खुशी करते रहेंगे और बीमारियों से भी बचेंगे। डॉक्टर महबूब मुझे ये भी बताएं कि जैसे हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा खतरनाक होता है या ब्लड प्रेशर लो ज़्यादा खतरनाक होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या आता है? ना हाई ने जिंदा रहने देना, ना लो ने। अच्छा। देखें दोनों के आगे वो कहते हैं, आपने वो मिसाल बताई है, वो कहते हैं ना, आगे खाई थी पीछे कुआं था। गिरता तो क्या करता, संभलता तो क्या करता। तो ये नहीं है कि हाई भी लो है, लो भी नुकसानदेह, बचना दोनों में नहीं है। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही आपकी सेहत की ज़मानत है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर की पेचीदगियों से बचें, अब आप मुझसे ये पूछेंगे डॉक्टर साहब पेचीदगियाँ कौन सी हैं? ऐसी ऐसी ज़बरदस्त पेचीदगियाँ हैं कि आप जो भी बंदा सुनेगा उसके पसीने छूट जाएंगे। सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होता है ब्लड प्रेशर की वजह से। इससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है? ये किसी के गुर्दे खराब हो रहे हैं, गुर्दों के डायलिसिस की बारी नहीं आती। लोग कहते हैं जी एक, मैं आपको ये डराने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि हॉस्पिटल में लोग डायलिसिस की मशीन के खाली होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये डायलिसिस की मशीन खाली होगी तो हमारी बारी आएगी। पीछे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यही तो दो सबसे बड़ी बीमारी हैं। ये हमारी कौमी बीमारियां बन गई हैं। इनको, इसके लिए मेरा ख्याल है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए इन दोनों मसलों के लिए। ये इस टाइम पे इतने अलार्मिंगली हाई होते जा रहे हैं, बच्चे नहीं बचे हुए। आप देखें ना, अगर 20 साल के 17 साल के बच्चे को भी ब्लड प्रेशर हो रहा है, पीछे कौन बंदा जो महफूज है? कोई एक बता दें। सिर्फ वो बंदा महफूज है जो अपने आप को बचा के रखता है, जिसने अपनी फिटनेस पर तवज्जो दी है, जो कम, देखें स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है। एक बंदा फिर भी बचा हुआ है ब्लड प्रेशर से, एक बंदा नहीं बचा हुआ। स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में आता ही रहता है ना, हर एक की जिंदगी में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस फ्री है, लेकिन उस स्ट्रेस की मैनेजमेंट है। असल चीज है कि आपने उसको मैनेज करना है। आप अगर उसको मैनेज नहीं करेंगे तो फिर वो आपको बीमार करेगा। उसको बेहतर है कि आप मैनेज करें, उससे ध्यान हटा दें, उससे थोड़ा आप अपना काम का रुख बदल लें। यही 2-3 चीजें होती हैं जो कि आपको फौरी तौर पे डिट्रैक्ट कर देती हैं। अगर आप उस एक चीज को, सोच को, टेंशन को, परेशानी को सोचने बैठ जाते हैं, वो आपको उठने नहीं देगी। वो तो आपको कहेगी कि हाँ बस अब मुझे सोची जाओ। अब यही देखें आप कि औरतें या मर्द जो भी ब्लड प्रेशर का होते हैं ना, उनको एकदम गुस्सा आ जाता है, फौरी घर वाले यही कहते हैं जी कि इसका लगता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया। क्योंकि घर वालों को पता है कि इस बंदे ने अपना मूड खराब कर लिया है, इसका ब्लड प्रेशर फौरन पारा अप हो देगा। वो जो घर में बंदा बेचारा बैठा हुआ है, जो जिसका पारा हर 2 मिनट बाद एक छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, बाद में वो खुद भी परेशान होता है कि भाई मैंने क्या छोटी सी गलती कर दी है जिसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे सिंपल काम है, करने वाले 2 ही काम है कि आपने अपने स्ट्रेस को, अपने मेंटल लेवल को एग्जॉस्ट नहीं होने देना। ये नहीं है कि आप बात को सोची जा रहे हैं, कितना सोचना आपने किसी बात को, ध्यान हटाएं ताकि वो आपका बीपी ना बढ़ाए। और दूसरे नंबर पे कोई फिटनेस के लिए कोई एक काम कर लें, कोई वॉक कर लें, कोई पार्क में चले जाएं, कोई जिम में चले जाएं, घर की छत पे कर लें, अपने वजन का ख्याल रखें। ये 2 काम है, तीसरी बाकी सारी चीजें बाद में है, चाहे वो नींद है, चाहे वो आपका खाना पीना है, लेकिन ये 2 काम पहले। अगर किसी ने ये 2 काम नहीं ना करने और उसने अपनी जात के लिए 1 घंटा नहीं निकालना, फिर रब रखा। तो ब्लड प्रेशर हाई और लो में डिफरेंशिएशन कहाँ पे आती है? ब्लड प्रेशर ना 2, इसकी एक रीडिंग है, आपने अक्सर देखी होगी 120/80 ब्लड प्रेशर। 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, 80 नीचे वाला ब्लड प्रेशर है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। 120 से 140 तक तकरीबन इसकी रेंज होती है। 140 जब किसी का हो जाता है, इसका मतलब है उसको ब्लड प्रेशर हो गया। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो 80 है, वो 90 पे चला जाए फिर उसको ब्लड प्रेशर होता है। ये है ऊपर वाले। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर नीचे जाए
और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 70 पे चला जाए और इधर से जो ऊपर सिस्टोलिक है 120 की बजाय ये 100 पे आ जाए, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर लो है। 140 तक पे चला गया तो हाई है, और वही 120 वाला 100 पे आ गया तो फिर ये लो शुरू हो जाएगा, रेंज शुरू हो जाएगी लो की। अलामतें तो बाद में आती हैं, रेंज बहरहाल शुरू हो जाती है। तो आपने जिन फीमेल्स में खास तौर पे ब्लड प्रेशर लो साइड पे रहता है, कभी उनका आप देखेंगे 100/70 है, कभी 95 है, इवन तो कुछ लेडीज का तो 90 से ऊपर जाता ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इतने ब्लड प्रेशर पे वो हर वक्त थकी रहती हैं, कोई काम नहीं होता, हर वक्त एग्जॉस्ट रहती हैं। वो आप देखें कि उनकी हिम्मत है कि इतने लो ब्लड प्रेशर पे वो घर मैनेज कर लेती हैं, वरना कर नहीं सकता। ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी इमरजेंसी है। सर दर्द होता है इतना ज़्यादा, लो ब्लड प्रेशर में हैवी हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर में दर्द होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि फीमेल्स दुपट्टे बांध लेती हैं, वो इसलिए क्योंकि जो दर्द हो रहा होता है उससे बचने के लिए, किसी हद तक उनको रिलीफ मिलता है। अब आप देखें कि कितना कॉमन है कि घरों में दुपट्टे फीमेल्स बांधती हैं, पीछे स्ट्रेस है और ब्लड प्रेशर है। अब ये कोई छोटी बातें तो नहीं है। हम कब ध्यान देंगे इस पे? हमने ध्यान तब देना है, और हमारे सामने डेली बेसिस पे प्रॉब्लम हुए जा रहे होते हैं। लोग बेचारे अस्पताल पे जा ही जा रहे होते हैं। लोगों को पता है कि ये बंदा टेंशन भी ज़्यादा लेता है, इसको गुस्सा भी ज़्यादा जल्दी आ जाता है, इसका पारा भी बड़ी जल्दी हाई हो जाता है, इसका ब्लड प्रेशर भी बहुत हो जाता है, और ये ब्लड प्रेशर की गोली भी बाकायदगी से नहीं लेता। लोगों को पता है, लेकिन इसके बावजूद वो गफलत करते हैं और अपना इलाज प्रॉपरली नहीं करवाते। और ब्लड प्रेशर हाई में तो ये मैंने बताया ना, सर दर्द सबसे ज्यादा, गर्दन के पट्टे खिंच जाते हैं। दूसरे नंबर पे आंखों पे बोझ रहता है, ऐसे लगेगा जैसे आंखों के आगे ना किसी ने वजन बांध दिया हुआ, वजनी आंखें, जैसे 3-4 दिन जागने के बाद किसी की वजनी आंखें नहीं हो जाती हैं, ऐसे घूम रहा होता है बंदा, वो हालत हो जाती है ब्लड प्रेशर की। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो 160-70 पे धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, ऐसे आपको क्लियर नजर ही नहीं आएगा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और सर भारी होगा, आंखों की लामतें मैंने आपको बता दी हैं, गर्दन के पट्टे खिंच जाएंगे, और उसके बाद आपके अंदर सकत ही नहीं होगी कि आप अपना रूटीन का काम कर लें। चक्कर आएंगे आपको। लोग कहते हैं हम मस्जिद तक नहीं जा सकते, चक्कर आते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है। और जो लो है वो तो सीढ़ियां भी नहीं उतर सकता, सीढ़ियां उतरेगा या चढ़ेगा इतने में बैठ जाएगा। और इसके बाद उन्होंने इस हाई या लो ब्लड प्रेशर ने जो आपके दिल के साथ करना है ना, वो सीधा सीधा दिल पे वजन है। दिल को काम, लो ब्लड प्रेशर की सूरत में दिल काम नहीं कर सकेगा। हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में नालियां आगे से इतनी सख्त होंगी कि दिल को ज्यादा काम करके एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्या करे आगे, सीधा सीधा ही, मतलब बंदा तो बेचारा बेबस हो जाएगा। सो काम यह है कि आपने अगर तो ब्लड प्रेशर की गोली लग गई आपको, तो आप अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे तो कम से कम फिर आप गोली जरूर खाते रहे। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ब्लड प्रेशर की गोली लग गई है तो वो फिर खाते रहें, अगर आपने खुद को चेंज नहीं करा। हाँ, अगर खुद को चेंज नहीं किया फिर गोली खाते रहे, फिर छोड़े ना। फिर क्यों छोड़नी है, फिर साथ में मॉनिटर भी करना है कि जो गोली लगी है आया कि इसने मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, वो एक गोली के साथ चलते रहते हैं। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है, थकावट काम की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कहते हैं जी कि हमारी ये गोली तो काम ही नहीं कर रही, फिर डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर भी काम नहीं करती, फिर और डोज बढ़ानी पड़ती है। एक एक गोली के अंदर 3-3 गोलियां एडजस्ट करते हैं मैडम, फिर जाके ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू होता है। उसमें डायूरेटिक भी आ जाता है, उसमें एक ब्लड प्रेशर की क्लास एस इनहिबिटर ARBs वो आ जाता है, एक फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ देने के बाद लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और ये सबसे पीछे हमारा सबसे मेजर मसला, ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, इसके बाद हमारी ग़िज़ा है। आप ये देखें कि रंग बिरंगे ऐसे ऐसे ज़बरदस्त लोग अपने नाश्ते करते हैं कि उसमें नहीं पता हमें कि कौन से मसाले डाले हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने
ऐसे ऐसे मतलब टेस्ट करने बनाने के लिए अवाम को चस्कों पे लगा दिया हुआ है। मैं अभी पहले बता रहा था कि ये शवारमा बोतल कल्चर कितना आम होता जा रहा है। हर बंदे की कोशिश ये होती है जी रात को बस एक आध ना कहीं बैठ के दोस्तों के साथ गपशप करके शवारमा खा लिया जाए, बोतल पी ली जाए और चाय पी ली जाए। बस आप देख लें जितने भी चौराहे हैं सब पे यही चल रहा होता है। अब आपको नहीं पता उस शवारमे में कौन-सा गोश्त इस्तेमाल हुआ है, कौन से मसाले इस्तेमाल हुए हुए हैं। यही तो काम है और वो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेंगे तो क्या नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएं कि जो ये हम बीपी की गोली पे लग जाते हैं, ठीक है, ये तो हमें खानी ही पड़ती है, तो ये जो हम डेली एक टैबलेट ले रहे हैं बीपी की वजह से, तो वो हमारे बाकी सिस्टम्स को, बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करती? करती है, लेकिन मजबूरी है। ब्लड प्रेशर भी तो कंट्रोल करना है। कोई भी गोली साइड इफेक्ट के बगैर है ही नहीं। पैराडोल के इतने साइड इफेक्ट हैं जिसे हम कैंडी समझ के लेते हैं। आप ये देखें कि अगर आप 2-2 3-3 गोलियां ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक गोली है जिसे कहते हैं थायराइड डायूरेटिक। ये वो क्लास है जिससे ना पेशाब ज़्यादा निकलता है और उस पेशाब के ज़्यादा निकलने की वजह से ब्लड प्रेशर किसी हद तक लो हो जाता है। पेशाब और गोलियां देते हैं हम अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम करना हो तो। अगर कोई भी बंदा लगातार ये गोली खाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट आप सुन लें। सबसे पहले ये गोली शुगर करवा सकती है। दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड हाई करती है। तीसरे नंबर पे डिहाइड्रेशन करती है। आप ये देखें अगर एक गोली ही यूरिक एसिड हाई कर रही है, शुगर कर रही है, डिहाइड्रेशन कर रही है, तो गोलियों के साइड इफ़ेक्ट की तो कोई बात नहीं, लेकिन देखना ये है कि वो बंदा जिसका ब्लड प्रेशर एक दफ़ा हाई हो जाएगा, तो वो सीधी-सीधी इमरजेंसी है। उसके साथ कैसे निपटना फिर? है हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन? हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है अनटिल अनलेस कि वो बंदा खुद अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करे, अपना वज़न मेंटेन करे, अपनी तोंद कम करे, अपनी नींद ठीक करे और घर से साफ-सुथरा खाना खाए। अच्छा घी, ऑयल जो भी इस्तेमाल करता है वो बेहतर क्वालिटी का इस्तेमाल करे। इस चीज़ के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो इन चीज़ों पे आएगा, तो आप देखेंगे बीमारियाँ उससे दूर जाना शुरू हो जाएँगी। बीमारियाँ कहेंगी इस बंदे को हुआ क्या है? ये तो एकदम से ठीक होना शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, हुँ, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रह रहा होता है ना, उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ है इस टाइम पे। लेकिन उनको देखने वाले को आइडिया हो जाता है कि उनकी स्किन बहुत स्ट्रेच हुई होती है, उनकी आंखों में बहुत रेडनेस आई होती है, आंखें बिल्कुल लाल हुई होती हैं। तो देखने वाला कह रहा होता है अपना बीपी चेक कराया तुमने, तुम्हारा बीपी हाई लग रहा है, क्योंकि उनका फेस ऐसे लग रहा होता है गुस्से में, आंखें खिंची हुई, स्किन खिंची हुई। तो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनको पता नहीं चल रहा होता है इस टाइम पे हमारा हाई हुआ हुआ है। ये क्या रीज़न ये है? साइलेंट किलर है। इसका अक्सर लोगों को अलामतें नहीं आती। बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई अलामत नहीं आती। ये जितनी भी हमने अलामतें डिस्कस की हैं, ये सबको नहीं आती। कुछ लोग तो बिल्कुल बैठे हैं, उनका ब्लड प्रेशर 200 पे पहुँचा हुआ है, उनको ये जो आपने कुछ अलामतें बता दी हैं, ये भी नहीं आती। हुँ। कुछ लोगों में लेकिन जो आपने अभी आँख की बात की ना, ऐसे जैसे आँखों में खून उतर आए। एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं सब कंजक्टिवल हेमरेज। हुँ। इसमें आँख की छोटी-छोटी नालियाँ जो है ना वो रप्चर हो जाती हैं और आँख में ऐसे जैसे खून आ जाता है। हुँ। दोनों तरफ भी आ सकता है, एक तरफ भी आ सकता है। तो उसकी वजह से फिर आपके इस बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होती है, देखिए आपके चीक्स जो हैं वो फ्लैश हो रहे होते हैं। ऐसे जैसे भड़क रहे हैं, ये सूरत-ए-हाल आ जाती है। ब्लड प्रेशर की आधे से ज़्यादा अलामतें आपके चेहरे पे आती हैं। आँखों में सब कंजक्टिवल हेमरेज हो गया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया, आपकी गर्दन के पट्टे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। बाज़ लोगों में एक बड़ी एक एक अलामत आती है, वो अपनी गर्दन का बोझ नहीं उठा पाते, ऐसे गर्दन गिरा देते हैं। हुँ। आपने देखा नहीं वो अक्सर फीमेल्स हॉस्पिटल्स में जो पड़ी होती हैं, ऐसे करके पड़ी होती हैं, बेसुध। ये ब्लड प्रेशर की एक अलामत है। ओह! अपनी गर्दन, अपने सर का वज़न नहीं उठा सकते आप। ओह माय गॉड! हाँ, धुंधला नज़र आता है। फिर वो जब ऐसे एकदम से उठती हैं, तो फिर ऐसे आँखें गोल से करके देखते हैं। फिर वो कहती हैं, "ये क्या हुआ? कहाँ पे हैं हम?" "अच्छा, अच्छा, 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 हाँ जी।" आप अक्सर कभी हॉस्पिटल में आपका इत्तेफ़ाक हो, तो आप देखें, ये एक आम सी कंडीशन है जो कि मिल जाती है।
बिल्कुल ठीक तो है। ये चीज़ें, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी इमरजेंसी है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए हमें और मेंटेन करना चाहिए अपने आप को। तो जो लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि दवाई लगी हुई है बीपी की और कभी खा ली कभी नहीं खाई, जब फील हुआ तबीयत खराब हो रही है उस दिन दवाई खा ली, वरना नहीं दिल किया तो नहीं खाई, तो ये खतरा हो सकता है। खतरा क्या है, चलता फिरता खतरा है। देखें मैडम, ये एक कोताही जो है ना, गफलत, उसका अंजाम मैंने कभी अच्छा नहीं देखा। आपने जितने पैसे बचाते हैं ना लोग, आधी गोली आधे आधे दिन ले ली, आधे मैं आपको ना आज एक बहुत बड़ा राज बताने लगा हूँ ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर डेली नहीं बढ़ता। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा महीने में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। ब्लड प्रेशर शुगर की तरह की नहीं है कि आपने शुगर की गोली नहीं खाई तो शुगर की गोली, शुगर फौरी 2 घंटे बाद बढ़ गई। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना है जब जब आपने स्ट्रेस में जाना है, ओवर थिंकिंग में जाना है, आपकी नींद पूरी नहीं होनी, स्लीप डेप्रीवेशन में जाना है आपने, या वैसे भी बढ़ सकता है। ये महीने में बढ़ेगा 2-4 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, लेकिन आपको 22 के 22 दिन एक्स्ट्रा गोली खानी पड़नी है इस 7-8 दफ़ा के ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि उन 7-8 दफ़ा की सीधी सीधी इमरजेंसी है। ऐसा नहीं है कि आप उस इमरजेंसी से बचने के लिए, जो आपकी इमरजेंसी महीने में 2-4 दफ़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उस इमरजेंसी से बचने के लिए आपको पूरा महीना गोली खानी पड़ती है। इसलिए ब्लड प्रेशर की गोली तब नहीं लेनी। हमें क्या पता ब्लड प्रेशर कब बढ़ दे। आज आज किसी ने फर्ज करें गोली नहीं ली और आज उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो क्या करेगा वो? हॉस्पिटल जाएगा। हमारे पास डेली केसेस आते हैं ऐसे। वो कहते हैं डॉक्टर साहब 2-3 दिन हो गए बस गोली नहीं ली थी, तो आज बस ऐसा हो गया हमारे पास ना, गोली खत्म हुई थी, ला के नहीं दी क्या या मिल स्वेयर नहीं रही केसेस थी। देखे कि जिन्होंने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई और उन्हें बहुत स्वेरिटी का सामना करना पड़ा हो? ब्रेन हेमरेज, फालज, देखे ना, दिमाग की नाली रप्चर हो गई है, इतना प्रेशराइज हुई है कि वो फट गई है, और उसके बाद उसके नतीजे में एक साइड पे फालज आ जाता है, बोला नहीं जाता, बोलने में लर्जिश आ जाती है, बंदा फालज ज़्यादा होकर बैठ जाता है। और अगर वही एक्सटेंसिव हो तो सीधी सीधी न्यूरो सर्जिकल ऑपरेशन है, जो कि आपको अर्जेंट बेसिस पे करना है। दूसरी इमरजेंसी, मतलब लाइफ टाइम आप पैरालाइज हो जाते हो? हाँ, लाइफ टाइम। मतलब जो फालिज दो तरह के हैं, एक है इस्कीमिक सीवी, एक है हेमरेजिक सीवी। हेमरेजिक सीवी है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से होता है। इस्कीमिक सीवीए का भी सबसे बड़ा कॉज शुगर और ब्लड प्रेशर ही है। दोनों सूरतों में जिसमें ब्रेन, यानी कि ब्रेन हेमरेज हुआ है या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में ब्लड प्रेशर सीधा सीधा नुकात में से एक है। अच्छा, अब हार्ट अटैक कितनी बड़ी इमरजेंसी है, उसके पीछे ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं, आपका कार्डियक आउटपुट मुतासर होता है, एंजाइना के एपिसोड, स्टेबल एंजाइना के, अनस्टेबल एंजाइना के, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के सारे एपिसोड ही ज़्यादा होते हैं। और बताएं, इससे भी ज़्यादा आपको एक खतरे वाली बात बताऊं, फेफड़ों में पानी आ जाता है, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा कहते हैं उसे हम। जब दिल काम नहीं कर रहा होता तो वो पानी फेफड़ों में आ जाता है, सांस ही नहीं आता बंदे को। Oh my God. इससे ज़्यादा एक बड़ी और इमरजेंसी बताऊं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है, सीधा सीधा डायलिसिस। और बीपी तो इससे भी बड़ी एक इमरजेंसी बताऊं, सडन लॉस ऑफ विजन। ब्लड प्रेशर बढ़ा, आंखों के पर्दे के रेटिनल आर्टरीज को उसने डैमेज किया, लॉस ऑफ विजन। इतने सारे लोगों का ये मसला है बीपी का, और हम नहीं चाहते कि वो मेडिसिन पे लग जाएं, लाइफ टाइम उन्हें कोई गोली खानी पड़े कि उससे बेशक उनका बीपी तो कंट्रोल हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उनका और
जो दूसरा कोई ऑर्गन है बॉडी में वो वीक होता जा रहा है, हम्म, जो शायद जवानी में हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी उस एज में एग्जैक्टली, जाएंगे, जब एग्जैक्टली, रिकवरी स्लो हो जाएंगी और हमें इम्यूनिटी चाहिए होगी, तो उस टाइम पे हमें वो ऑर्गन उस तरह से हेल्प आउट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा वे होना चाहिए जिससे हम अपने बीपी को कंट्रोल रख सकें और हम ये टैग ना लें कि हम बीपी पेशेंट हैं। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो ही ना, आप अपने तौर पे कुछ काम कर सकते हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। सबसे पहला काम ये है कि आप जंक फूड को अवॉइड करें। जंक फूड में ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले बहुत एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या मसाले हैं, क्या घी है, नोबॉडी नोज़। पहला काम ये करें। हम्म। आपने क्वेश्चन स्टार्ट में किया था कि जेनज़ीज़ क्यों ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। हम्म। जेनज़ीज़ की मैंने आपको 2 ही रीज़न बताई थी, जंक फूड और ओवर स्ट्रेस। हम्म। ये दोनों चीज़ें आप अवॉइड करें। नींद अच्छी लें। ये 3-4 काम करें, ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे। सारी ज़िंदगी की इमरजेंसी से बचे रहेंगे। कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं है। हम्म। कोई एक घर होगा। वरना तो हर घर में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है ही है। बिल्कुल ऐसे। उसको बचाना है तो 2 काम है, लाइफ़स्टाइल ठीक करें या फिर मेडिकेशन प्रॉपर्ली करते रहें। हम्म। तीसरा और कोई हल नहीं। लाइफ़स्टाइल के अंदर जो चीज़ें आनी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, बारहा बता दी हैं। यही चीज़ें हैं, इन्हीं को ही हमने एंडोर्स करना है। नमक कितना बड़ा फैक्टर है ब्लड प्रेशर का? बहुत बाद में जाके नमक की बारी आती है। पहले लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं, नमक फिर चौथे, 5वें, छठे नंबर पे जाके उसकी बारी आती है। इतना कसूरवार नहीं है जितना हमने बना दिया उसको। हाँ, हमें तो कहा जाता है कि अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपने बिल्कुल नमक नहीं खाना, बिल्कुल फीका वो खाना ठीक खाना है। कहते हैं, वो ठीक कहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जिन लोगों ने नमक छोड़ भी दिया है ना, उनका फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसकी रीज़न ये है कि उनका लाइफ़स्टाइल ख़राब है। तो लाइफ़स्टाइल को पहले इम्पोर्टेंस दें। बहुत सारे बंदों का तो लाइफ़स्टाइल से ही ठीक हो जाता है। हम्म। नमक की बाद में बारी आती है। हाँ, अगर किसी का लाइफ़स्टाइल से नहीं ठीक हुआ, फिर चौथे, 5वें नंबर पे उसको नेक्स्ट हम कह देते हैं कि भई आप ये अवॉइड करें, नमक को अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है। आपने कभी नोट किया है अक्सर लोग कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग ऐसे खाने भी नहीं खाते, नहीं मैं ये नहीं खाऊँगा ये गरम होता है, हाँ। मैं ये खाना नहीं खा सकता ये गरम होता है, क्यों कहते हैं ये वो? मुझे मना किया हुआ है। तो वो ऑब्वियसली इसी अच्छा, वजह से कि आधे बीपी से ना शुरू ज़्यादा हो, जैसे ये 3 एग चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादातर लोग खाते। अंडे, बीफ और कुछ लोगों का ड्राई फ्रूट्स है। हाँ। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। अच्छा, उसकी मैं आपको आज रीज़न बता देता हूँ। अंडे से तो डराया बहुत हुआ है हुँ। कि अंडे की ज़र्दी खाएँगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो बीपी ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपसे एक बात करूँ, अंडा मासूम है, अंडे का इतना कसूर नहीं है। बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे दुनिया की सस्ती प्रोटीन अंडे में पाई जाती है। हर अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है। हुँ। आप अंदाज़ा लगाएँ और उसकी ज़र्दी के अंदर 26 मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। कुछ लोगों को सूट नहीं करता होगा, मैं ऐसा नहीं है कि हर एक को सूट करता है, कुछ को घबराहट हो जाती है, वो बिल्कुल इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो डर खौफ है ना, एटलीस्ट वो उतार दें। दूसरे नंबर पे बीफ भी लोग देखा-देखी कि उसका बीफ खाने से बढ़ गया, उसका बीफ खाने से बढ़ गया, लिहाज़ा मैं भी नहीं खाता। हुँ। ज़्यादातर लोग बिला वजह बीफ को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, इतना कसूर बीफ का नहीं है। हुँ। तीसरे नंबर पे ड्राई फ्रूट जो है ना, ड्राई फ्रूट की बजाय मैं वर्ड ज़्यादा बेहतर है नट्स, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मूँगफली, ये रोस्टेड होते हैं नमक में, उसकी वजह से लोगों का कुछ का बढ़ जाता है। ये एक जेन्युइन रीज़न है। लेकिन अगर प्लेन वो तो भी खाया जा रोस्टेड ना हो, सकता हाँ, है। प्लेन तो खाया जाता है, रोस्टेड ना हो, अगर नमक नहीं लगा हुआ तो प्लेन खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। हर बिल्कुल चीज़ ठीक का है। हल है। डॉक्टर साहब, चाय कॉफ़ी भी बीपी को इफ़ेक्ट करती है किसी तरह? हाँ, हाँ, करती है। मतलब ये तो कॉमन चीज़ है, हम लोग कॉमन एक चीज़ है। एक दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा चाय पी रहे होते हैं। अच्छा नहीं कितनी दफ़ा से मैं आपको थोड़ा-सा इसमें आइडिया दे देता हूँ। खाली पेट लोग बहुत चाय पीते हैं। बेड टी। हाँ, बेड टी, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है क्योंकि वो सीधा-सीधा मैदे पे स्ट्रेस है हुँ। और उसकी आपकी बॉडी सुबह-सुबह स्ट्रेस आउट हो जाती है।
तो वो आपको बेड टी जो है, सुबह-सुबह उठ के आपने नाश्ते से भी पहले जो लोग चाय पीते हैं, उनको ब्लड प्रेशर इससे बढ़ सकता है। 2-3 कप पीने हैं, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा जो लोग 6, 7, 5 कप पीते हैं ब्लड प्रेशर, और वो भी लगातार पीते हैं, तो इस सूरत में कॉफ़ी भी हो, चाहे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हुँ। अगर वो 4 2-3 से ऊपर कुछ लोगों को अक्सर ये कैफ़ीन जो है वो कर देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। सो बेड टी या एक्सेस ऑफ टी दोनों ही नुकसानदेह। 1, 2, 3 कप दे आर सेफ टू कंज़्यूम, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके ब्लड प्रेशर को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, एंड सेम इज़ अप्लाइड फॉर द कॉफ़ी। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कि हमने मेडिकेशन पे बात कर ली, मेडिकली हमने बीपी को समझ लिया कि ये होता क्या है। क्या हमारे किचन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं अगर जिनको हम यूज़ करें तो हम अपने बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं? देखें, अगर कोई ये कहे कि बिल्कुल हैं, आपके किचन के अंदर कुछ ऐसे ज़बरदस्त चीज़ें अल्लाह पाक ने रखी हैं, जो आप इस्तेमाल करें तो बीपी में सपोर्टिव रोल उनका है। और उसमें 2-3 चीज़ों में, एक तो दालचीनी है। दालचीनी का कहवा अगर आप पीते हैं, तो वो बहुत अच्छा है, आपके बीपी को सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पे बीट रूट, चुकंदर, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वो आप वेज़ोडाइलेटर होता है, खून की नालियों को खोलता है। तो वो अगर आप सैलेड में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। तीसरे नंबर पे फलों में ही अगर और चीज़ मैं एक और का ज़िक्र करूँ तो बेरीज़ बहुत अच्छी हैं ब्लड प्रेशर के लिए। स्ट्रॉबेरी है, शहतूत है इवन, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। और फलों में एक और अनार, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। हार्ट पेशेंट्स को भी हम रिकमेंड करते हैं ये। और दालचीनी, दालचीनी के बाद मेथी दाना। मेथी दाने का पानी किसी हद तक इंसुलिन की हसासियत को बेहतर करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है तो ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। मेथी दाना हमारे बहुत सस्ता है, घर में ईज़िली अवेलेबल है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, रात को बस भिगोना है, 1 चाय का चम्मच, और उसको सुबह इस्तेमाल कर लेना है। तो मेथी उसी दाना बन और दालचीनी किस तरह इफ़ेक्ट करती है बीपी को? मेथी दाना तो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसा कि इसमें जो फिजियोलॉजिकली आपकी वेज़ोडाइलेशन को बहुत प्रमोट करते हैं। अगर आप वही मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं तो वो जो थाइमोकिनोन्स होते हैं, ये ओवरऑल आपको बेनिफिट ये देते हैं कि इंसुलिन की काम करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। जब इंसुलिन अच्छा काम करती है तो फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, और रेजिस्टेंस कम होती है तो नमकियात जज़ब होना कम हो जाते हैं। उस नमकियात को फिर पेशाब के साथ बहने दिया जाता है। तो ये काम करती है ओवरऑल मेथी दाना भी, दालचीनी भी, बीट रूट भी। हर एक का अपना-अपना डिफरेंट-डिफरेंट फंक्शन है, हुँ, लेकिन ये एक बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ एक एक चीज़ है लहसुन। हुँ, लहसुन के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है एलिसन, उसे हुँ, कहते हैं। ये सल्फ़र कंपाउंड है, ये भी वेज़ोडाइलेटर है। हुँ, ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ये ब्लड प्रेशर भी कम करता है, और ये इंसुलिन की हसासियत को भी बढ़ाता है। यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल तीनों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर कोई भी इस्तेमाल करता है तो इसकी एक छुरी जो है ना, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं डेली तो वो बड़ी मुफ़ीद होती है। लेकिन टेस्ट ज़रा इतना अच्छा नहीं होता कि हर कोई उसको खा सके। उसकी चटनी बना के बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है। अचार अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक बेहतरीन चीज़ है। हांडी में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं ओवरऑल। और अदरवाइज़ अगर आप इसको, लहसुन को इस्तेमाल करते हैं कच्चा, फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा-सा क्रश करके कम से कम 10 मिनट इसको आप रखें। तो क्योंकि उसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, वो आपके फिर जेनुइनली जाके अंदर काम करेंगे अगर आप उसको 8-10 मिनट बाहर रखते हैं क्रश करके, फिर आप उसको कंज़्यूम करें। तो मैं यही मशवरा देता हूँ कि जो लोग, मैं अगर किसी को मशवरा दूँ तो मैं लहसुन का अचार सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, या लहसुन की चटनी। सिरके में होता है अचार, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, और चटनी भी होती है।
वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये दोनों सूरतों में लहसुन हो, दालचीनी हो, मेथी दाना हो, ये फ्रूट्स हों, ऑल आर वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड इंसुलिन थैंक यू रेजिस्टेंस। सो मच फॉर द वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया आपका।